हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे जो स्टेट बोर्ड होते हैं, इसमें एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। कक्षा 10वीं के जितने भी बोर्ड्स हैं, जो स्टेट वाले बोर्ड हैं, उनमें सारे में एनसीईआरटी चलती है। तो उनका जो पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं का, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरे चैप्टर को हम जानेंगे आज कि इसमें क्या क्या है, कैसे क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अभिक्रिया, सबसे पहले अभिक्रिया क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। तो अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी पदार्थ है तो उसका जो उसके गुण है, उसका संरचना है या संगठन है, उसी के बारे में पढ़ना होता है। तो हम जैसे लिखते हैं, किसी पदार्थ जिसके गुणों, संरचना तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। कहने का सामान्य मतलब है कि अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी पदार्थ है, उसके गुण में, उसके संरचना में यानी उसके बनावट में, और संगठन यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो समझ लेते हैं कि किसी पदार्थ जिसके गुणों, संरचना तथा संगठन में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली पहली जो अभिक्रिया है वो है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। सामान्य भाषा में कहा जाए तो अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ज्यादा इसका वो महत्व नहीं, बस समझ लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। परमाणु का नाभिक भाग लेता है। एक गुण और हम कह सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया है नाभिकीय अभिक्रिया, इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है, और इसमें जो पदार्थ होता है वो उसका जो परमाणु होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बाहरी कक्षा में परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। दोनों में समान अंतर है, इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है और इसमें जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। और इसमें परमाणु बदलता नहीं है, वही परमाणु रहता है, लेकिन इसमें परमाणु बदल जाता है। इतना ही अंतर है। और यही जो रासायनिक अभिक्रिया है, यही हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो पूरा चैप्टर जो है हमारा इसी अभिक्रिया पर आधारित है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, सामान्य भाषा में रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। सामान्य भाषा में कह सकते हैं हम लोग कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी तीसरे या किसी नए एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हो, वहां हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लिख देते हैं, वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझे कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक से या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक। जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या समझे हम लोग कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया यानी एक से अधिक पदार्थ यहाँ है, ये दोनों आपस में मिलकर एक या एक से अधिक यानी एक ही बनाया है लेकिन नया पदार्थ बनाया है। इन दोनों में क्या हुआ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ बनाए, एक पदार्थ बनाए लेकिन तीसरा पदार्थ बनाए, कोई नया पदार्थ बनाए। तो यहाँ जो अभिक्रिया हुई वो कौन सी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें दो भाग होंगे, पहला दूसरा। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया जैसे हम लिखे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी अभिक्रिया लिख सकते हैं आप। तो अभिकारक क्या होता है? उत्पाद। ये दोनों रासायनिक भाग और प्रकार में अंतर है, प्रकार और भाग में अंतर है। भाग क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी चीज है, वस्तु है, तो उसका भाग उसी वस्तु से निकाला जा सकता है। लेकिन प्रकार का मतलब होता है कि इसी प्रकार की कई वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं। तो भाग और प्रकार में अंतर है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो ही भाग होते हैं। प्रकार में हम आगे जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। तो भाग दो ही होता है, एक कहते हैं अभिकारक, दूसरे कहते हैं उत्पाद। अभिकारक क्या होता है आगे देख लेते हैं, लिख देते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो होगा अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, जो अभिक्रिया के दौरान बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे, और जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। तो मान लो यहाँ क्या है भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अभिकारक। और ये अभिक्रिया के दौरान बने हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो आई बात समझ में? रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? दो। शुरू समझ लेते हैं। अभिक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ, वो कोई पदार्थ हो जिसके गुण, संरचना तथा संगठन में परिवर्तन हो रहा हो तो हम कहेंगे अभिक्रिया हो रही है। दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक का परमाणु भाग लेता है और इसमें पदार्थ परमाणु चेंज हो जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है लेकिन परमाणु चेंज नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके कितने भाग होते हैं? तो हमने देखे दो भाग होते हैं, एक अभिकारक, एक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है यानी बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। यहाँ हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जो लिए हैं अभिकारक है, जो बना है वो क्या है?
उत्पाद है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, आप लोग रोक करके लिख भी सकते हैं। अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। सामान्य भाषा में समझते हैं अभिलक्षण क्या होता है, यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो सारे लक्षण मैं बताऊंगा वो एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दिखे, हो सकता है किसी में कोई लक्षण दिखे, हो सकता है किसी में कोई लक्षण दिखे। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो अभिलक्षण होता है वो गैस का निकलना। गैस का निकलना, हम कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस जरूर निकलता है। तो पहला लक्षण है कि गैस निकलेगा। दूसरा लक्षण है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना होता क्या है कि जब अवक्षेप बनता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तली में जो पदार्थ बैठ जाता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। रंग अलग अलग हो सकता है, तो अवक्षेप का बनना, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया तो अवक्षेप बन सकता है। ताप में परिवर्तन हो सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब भी, तो हो सकता है कि उसके ताप में परिवर्तन हो जाए, या वो अभिक्रिया गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए। उसके दर में भी परिवर्तन हो सकता है, धीरे और तेज भी हो सकती है। चौथा है अवस्था में परिवर्तन। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से वाष्प में बदल सकती हैं। तो अवस्था में परिवर्तन, ये मुख्य चार जो हैं ये लक्षण देखने को मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कितने होते हैं। बहुत अभिलक्षण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने लक्षण हम देखने को मिलते हैं। गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। एक और लिख देते हैं, मान लीजिए रंग में परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो सकते हैं, रंग में परिवर्तन भी होता है। ठीक, अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया, अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ही आसान है, अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया समझ ली तो रासायनिक समीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक समीकरण कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। संक्षिप्त रूप में या उसके प्रतीकों के रूप में या संकेतों के रूप में। प्रतीक जैसे मान हम समझते हैं सोडियम है, उसका प्रतीक Na होता है, हाइड्रोजन उसका H होता है, ऑक्सीजन O होता है। उसी को कह रहा है कि संक्षिप्त रूप में लिखना या उसके प्रतीकों के रूप में लिखना। प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी हमने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है, बस करना क्या आपको, इसको प्रतीक करना। मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्सीजन का O, लेकिन जब भी गैस O2 लिखते हैं हम लोग, दो परमाणु होता है उसका, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO होता है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ दो है, यहाँ भी दो हो गया और यहाँ भी दो। बैलेंस करने को अभी आगे बताया जाएगा टॉपिक में कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो जो ये बन के आया है ये है रासायनिक समीकरण। कैसे, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसको केवल क्या किए हैं हम, प्रतीकों के रूप में लिख दिए हैं, छोटे रूप में लिख दिए हैं। तो क्या कहलाया है,
रासायनिक समीकरण कहलाया। तो आसान भाषा कोई वो नहीं है, आसान भाषा में कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। कुछ रूल्स होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के, तो हम अभी जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात है, सबसे पहला टॉपिक है लिखने का अभिकारक। भी हम जाने हैं अभिकारक क्या होता है। अभिकारक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में, उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना। पहला है, अभी हम देखें जो भी लिखे थे मैग्नीशियम प्लस O2 टेंस टू, मतलब तीर का निशान लगाए थे, वही कह रहा है कि पहला जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान होना चाहिए, ताकि समझ में आए कि कौन सा पदार्थ अभिकारक है, कौन सा जो पदार्थ बना है उत्पाद है वो है। दूसरा है कि अगर कोई ताप लिखना हो, दाब लिखना हो, उत्प्रेरक को लिखना हो, वायुमंडलीय दाब को लिखना हो, वही हो गया दाब, लेकिन लिख देते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, उसे हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। उसे हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। समझे? मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे हमें सूचना परत बनाना है, उससे हमें अधिक सूचित करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हम जैसे ताप आ गया या दाब आ गया या उत्प्रेरक आ गया, तो उत्प्रेरक क्या होता है अभी बताएंगे आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आएंगी तो उनका कहते हैं, वो जो अभिक्रिया लिखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान लगाएंगे उसी तीर के निशान के ऊपर या नीचे इनको लिख देंगे। तीसरा है जो अवस्थाएं हैं, जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उनकी अवस्था को दर्शाते हैं। अवस्था को दर्शाते हैं, जैसे जैसे अगर हम ठोस लिख रहे हैं उसके आगे S लिखेंगे ताकि सॉलिड पता हो जाए। दूसरा द्रव लिखेंगे तो उसके आगे L लिखेंगे ताकि लिक्विड पता हो जाए। गैस लिखेंगे तो G लिख देते हैं, या तीर का निशान भी बना देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक। और जब जलीय द्रव, यानी जब कोई पदार्थ जल में घोला जाता है तो जलीय द्रव हो जाता है, तो उसे हम जलीय द्रव, ठोस को जब जल में घोलते हैं तो उसे हम जलीय द्रव, उसे लिखते हैं AQ। और अवक्षेप के लिए नीचे तीर का निशान। ये है लिखने का तरीका। जब भी अभिक्रिया लिखेंगे तो हम ठोस को S लिखेंगे, द्रव को L लिखेंगे, गैस को G लिखेंगे, जलीय द्रव को AQ लिखेंगे और अवक्षेप को तीर के नीचे वाला निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। एक और उत्क्रमणीय अभिक्रिया आती है, तो उसका कैसे लिखा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है? उत्क्रमण कहते किसे? वे अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होती हैं। अभिकारक के तरफ से भी अगर हम करेंगे अभिक्रिया तो उत्पाद बनेगा, उत्पाद के तरफ से भी अभिक्रिया करेंगे तो अभिकारक बन जाएगा। यानी जो दोनों तरफ से अभिक्रियाएं होती है उनको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका जो प्रतीक होता है वो दोनों तरफ से होता है, तो ऐसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का लिखा जाता है। और ये इतना ही। अभी आगे जो जो आएगा आपको हम बताते जाएंगे कि क्या क्या चीजें आएंगी। अभी तो फिलहाल लिखने के लिए इतना ही ठीक है। अभी आपको उष्माक्षेपी और उष्माशोषी पढ़ना है। उष्माक्षेपी में प्लस चिन्ह लगा के उसके हम ऊर्जा को लिखते हैं, उष्मा को लिखते हैं। उष्माशोषी में माइनस लगाते हैं, उष्माक्षेपी में प्लस लगाते हैं। ये चीजें जब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। अभी है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने का तरीका, तो हम इतना ही जानते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाएंगे। ये दाब और वायुमंडलीय दाब उत्प्रेरक आएंगे तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देंगे। और जो अवस्थाएं हैं उनको हम दर्शाएंगे, सॉलिड को
ठोस को यस से, द्रव को यल से, गैस को जी से, या ऊपर के तीर के निशान या जलीय द्रव के अक्षर को नीचे इससे लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा हमारा प्रकार है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो मेन टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी तक तो हम समझ रहे थे ये कि केवल रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है और कैसे लिखते हैं। जो मेन टॉपिक हमारा चालू हो रहा है, ये अब चालू हो रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक मिनट, थोड़ा प्रकार से पहले ये अभिक्रियाओं को संतुलित कर लेते हैं। अभिक्रियाओं को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का टॉपिक छूट गया था, उसे हम संतुलित करने के लिए जानेंगे। तो हमारा एक एनसीईआरटी बुक में एक ही विधि दिया है, हीट एवं ट्रायल विधि से संतुलित करने के लिए। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हीट एवं ट्रायल विधि, लेकिन हम जानते हैं ये विधि आसान होती है। हीट एवं ट्रायल विधि होता क्या है कि कोई भी अभिक्रिया लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया लिख लेते हैं जो संतुलित नहीं है। AgCl, ये तो संतुलित है AgCl। ये तो संतुलित अभिक्रिया है। देखिए, जो अब समझ लेते हैं संतुलित कौन है, संतुलित कौन नहीं है। जैसे AgCl2 लिखें, अगर Ag और H प्लस Cl, AgCl2 को तोड़े हैं तो क्या बना है, Ag और Cl2। अब देखो संतुलित है कि नहीं ये चेक करना है। तो Ag कितना है, 1, और Cl कितना है, 2। इधर भी Ag 1 है और Cl 2 है, इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो इसे अभी हम संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम संतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, अभी एक अभिक्रिया लिखे थे Mg प्लस O2 टेंस टू MgO। अब बताइए ये संतुलित है कि नहीं है, देखते हैं। Mg कितना है, 1, एक यहाँ भी है। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1, यानी संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है, हीट एंड ट्रायल विधि कई चरणों में आती है। तो सबसे पहला चरण है, इसको हम क्या कर लेंगे, बॉक्स में कर लेते हैं। जो भी अभिक्रिया लिखी हुई है उनके पदार्थों को हम, उसके परमाणुओं को क्या कर लेंगे, बॉक्स में कर लेंगे। बॉक्स में क्यों करेंगे, क्योंकि बॉक्स में करने का एक ही मकसद होगा, क्योंकि इनके अंदर कोई संशोधन न किया जाए। चरण 2 क्या कहता है, चरण 2 कहता है कि जो परमाणु सबसे अधिक है उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे। देखो तो इसमें सबसे अधिक कौन है, लिख लेते हैं। चरण 3 में देखेंगे कि सबसे अधिक कौन है। तो Mg कितना है, 1, O कितना है, 2। LHS में, यानी अभिकारक में, उत्पाद को RHS कहते हैं। तो उस उत्पाद में Mg कितना है, 1, और O कितना है, 1। चरण 4 में उसको हम संतुलित करेंगे। तो सबसे अधिक कौन है, पहले लिख लेते हैं अभिक्रिया को, Mg प्लस O2 टेंस टू MgO। देखो सबसे अधिक O था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अधिक है, यानी राइट हैंड साइड में गुणा करना है। तो 1 में ऑक्सीजन 1 है, तो कितने से गुणा करेंगे कि 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 2 लिख दो, हो गया। लेकिन 2 में गुणा करने पर ये दो परमाणु दोनों एक साथ है, तो Mg में भी गुणा हो गया। इसका मतलब कि Mg में इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो। तो हम चरण 5 में क्या करेंगे कि फिर से एक बार मिला लेंगे LHS और RHS में कि परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। Mg बराबर 2, O बराबर 2। इधर Mg बराबर 2, O बराबर 2, तो हम कह देंगे LHS RHS के बराबर है। समीकरण क्या है, संतुलित है। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई वो नहीं है। बस आपको करना क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि में सबसे पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को बॉक्स में करना है। दूसरे चरण में देखना है कि कौन सा अधिक है, और जो सबसे अधिक है इसका एक ही मास्टरमाइंड यही है कि जो सबसे अधिक वाला है सबसे पहले उसको हम संतुलित करेंगे, पूरी रासायनिक अभिक्रिया अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखते हैं।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहां से क्वेश्चन आते हैं, संतुलित करने का भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना कई तरह से बताएंगे। अभी जो एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि सबसे पहले जो समीकरण है उसको संतुलित करने के लिए दे देगा, फिर कभी कभी आपको हिंदी और रासायनिक अभिक्रिया दे देगी, तो समीकरण बनाना पड़ेगा और बना के फिर संतुलित करना पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा अभी एक्सरसाइज जब कराएंगे। तो अभी हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो आप में 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को दिया गया है। आपके बुक में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को उल्लेख किया गया है जो हमें पढ़ना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है उपचयन अपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीकरण, एक नाम इसका और है ऑक्सीकरण अपचयन। इन दोनों को मिला दो तो हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन का एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया। अगर संयोजन ना लिख के एग्जाम में क्या आ जाए योगात्मक, तो हम समझ जाएंगे कि वही अभिक्रिया की बात हो रही है। वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन भी कहते हैं, संयोजन को योगात्मक कहते हैं, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन और पांचवा है उपचयन अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से। सबसे पहले हम संयोजन को पढ़ते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं रोक करके रिकॉर्डेड में। अब सबसे पहले हम संयोजन को पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है सबसे पहले समझते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है? योगात्मक का मतलब, योगात्मक का मतलब आप लोगों को पता है, जोड़, योग करना। तो संयोजन का मतलब क्या होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक एकल उत्पाद का निर्माण करें। यानी अभिकारक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, लेकिन अभिकारक में केवल उत्पाद में केवल एक ही पदार्थ होगा। संयोजन योग होगा, जुड़ेगा। कहने का मतलब है, लिख दे रहे हैं परिभाषा, कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि संयोजन का मतलब जोड़ होता है, योगात्मक का मतलब भी जोड़ होता है, जुड़ना। तो वे अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेगा, लेकिन जो बनेगा केवल एक बनेगा। इसमें यही मायने रखता है कि यही देखना हम लोग को कि अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, इसे हमें देखना, एकल उत्पाद। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे इसमें कितने अभिकारक है? 2। क्या बना है? एकल उत्पाद। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और भी है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। बहुत आसान है। ऐसे ही हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया को, जस्ट इसका उल्टा होता है, वियोजन या अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब होता है टूटना।
इसमें क्या था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, यानी एक अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो वो टूट जाएगा, उसका विघटन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। वो विघटन कहें, अपघटन कहें, विघटन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, वो टूट के कई उत्पाद बना देगा, तो हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया है। कहने का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक उत्पाद, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। लिख देते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो जिसमें एक अभिकारक टूटकर या विघटित होकर, अपघटित होकर, टूटकर भी कह सकते हैं, अपघटित होकर कह सकते हैं, विघटित होकर या वियोजित होकर, कुछ भी कह सकते हैं, अपघटित होकर दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? इसमें क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, इसमें एक अभिकारक से कई उत्पाद बनेंगे। यही दोनों का अंतर है, दोनों एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे एक अभिक्रिया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम जब गर्म करेंगे, गर्म डेल्टा बनाते हैं या त्रिभुज कह सकते हैं, यहाँ यहाँ गर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो वो टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है कि एक अभिकारक है, क्या है ये, एक अभिकारक है, या जब टूटा है, विघटित हुआ है, वियोजित हुआ है, इसका अपघटन हुआ है, तो क्या बन गया है, एक या एक से अधिक उत्पाद बने हैं। तो यहाँ क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ क्या था कि दो मिलकर एक का निर्माण करते थे, यहाँ एक से ही दो या दो से अधिक का निर्माण होगा। यहाँ दो या दो से अधिक मिलकर केवल एक का निर्माण करते थे, यहाँ एक से दो या दो से अधिक का निर्माण हुआ, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई। ठीक है, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो वियोजन है वो कई प्रकार के होते हैं, वियोजन जो है कई प्रकार के होते हैं। वियोजन कई प्रकार का होता है, एक होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ये वियोजन के प्रकार हम कह सकते हैं, होता क्या है कि इन तीनों का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा के कारण जो पदार्थ टूटते हैं उसे उष्मीय वियोजन, विद्युत के कारण जो पदार्थ टूटते हैं उसे विद्युत वियोजन, जो प्रकाश के कारण टूटते हैं उसे प्रकाशीय वियोजन। या इसे उष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं, विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं, प्रकाशीय अपघटन भी कह सकते हैं। विद्युत अपघटन हमें देखने को मिलता है, ज्यादातर देखा जाए तो प्रकाशीय वियोजन भी देखने को मिलता है। एक एक उदाहरण दे देते हैं। लेड नाइट्रेट जब वियोजित होगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा, PbO NO2 प्लस O2। जब लेड नाइट्रेट टूटता तो क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बनाया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन ऑक्सीजन बनाया। तो ये क्या है कि इसका उष्मा हुआ, उष्मा से ये क्या हुआ, टूटा। जब इसे उष्मा दिया गया, लेड नाइट्रेट को उष्मा दिया गया, तो तीन पदार्थों में टूट गया। कहने का मतलब है कि ये एक ही अभिकारक है और एक अभिकारक से कई उत्पाद हुए हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। क्योंकि अभी हमने जाना कि वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बने, यहाँ दो या दो से अधिक उत्पाद बने हैं, एक ही अभिकारक है, और किसकी वजह से टूटा है, तो ऊष्मा की वजह से, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ऐसे विद्युत की वजह से देख लेते हैं।
यहाँ लिखे विद्युत धारा। अब देखिए संतुलित कर लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, ये भी संतुलित नहीं है, 6 है, यहाँ 2 है, 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। देखो यहाँ है H2O, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब जल में क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, वो टूटता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, विद्युत की वजह से हो रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, और किसकी वजह से, विद्युत की वजह से। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, विद्युत वियोजन है। अब आते हैं हम प्रकाश में। AgCl2, ये बनाया Ag प्लस Cl2, ये प्रकाश। जब AgCl2 को हम प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो ये किसमें टूटता है, Ag और Cl2 में। एकल अभिकारक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने हैं, इसका मतलब ये क्या है, प्रकाशीय वियोजन है, क्योंकि प्रकाश की वजह से हुआ है। तो वियोजन समझ गए, वियोजन मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपको पढ़ने हैं, उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उसमें वियोजन में आपको क्या कहना है कि वे वियोजन या वे अपघटन जो ऊष्मा की वजह से टूटता हो, यानी एक अभिकारक किसकी वजह से टूटेगा, ऊष्मा की वजह से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा, तो हम कहेंगे उसमें वियोजन। विद्युत वियोजन यानी जब एक अभिकारक विद्युत की वजह से, विद्युत धारा की वजह से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा, तो हम विद्युत वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सेम टू सेम वैसे, एक अभिकारक जब प्रकाश की वजह से क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा, तो उसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कौन सी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। उसको हम समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में ज्यादा बार आता है। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आपको अगले चैप्टर में जो चलेगा उसको हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी, जो कि आपको धातु और अधातु में होता है। धातु और धातु चैप्टर में हमको पढ़ना है सक्रियता श्रेणी को, लेकिन यहाँ जानना उचित है क्योंकि उसी के आधार पर आपको बताया जाएगा कि होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि वो तत्वों यानी धातु जो होते हैं उनको, उनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। जो धातुएं अधिक क्रियाशील है वो ऊपर होती हैं, जो कम क्रियाशील है वो नीचे होती हैं। उन्हीं के क्रियाशीलता के क्रम को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसी के आधार पर विस्थापन अभिक्रिया को समझाएंगे, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया वही अभिक्रिया है जिसमें जो सक्रिय धातु होगा, जो अधिक सक्रिय धातु होगा, वो अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके, हटा करके उसका स्थान ले लेगा और एक नया यौगिक बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से जो सक्रिय धातु होगा वो अपने से कम सक्रिय धातु को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा, एक नया यौगिक बनाएगा, तो हम कहेंगे उसे विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी को पढ़ना है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी हालांकि हमें दूसरे चैप्टर, अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है, वो होता है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी और सिल्वर और सोना। होता क्या है, ये जो है ये सारे धातु हैं, क्या है, धातु हैं। जो ये धातु है इनका सक्रियता क्रम यानी ऊपर की तरफ सक्रिय अधिक, सबसे अधिक सक्रिय, नीचे की तरफ कम सक्रिय। इनको मानक बना लेंगे, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील और नीचे कम क्रियाशील। ये है सक्रियता श्रेणी। जैसे
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। ये इतने हैं। आपको सबसे अधिक जो ऊपर, सबसे ऊपर जो दिख रहा है पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। उससे नीचे सोडियम, सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि अगर उसे वातावरण में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, रिएक्शन कर देता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इनको किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि ये रिएक्शन ना करे बाहरी ऑक्सीजन से। ये सबसे नीचे वाले सबसे कम क्रियाशील होते हैं, ऊपर वाले सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। अब इन्हें हम बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद ये है कि जो धातु ऊपर उपस्थित है वो अगर रिएक्शन करेंगे तो वो नीचे वालों को भी स्थापित करेंगे, और जब स्थापित करेंगे तो एक नया यौगिक बनाएंगे, और उसी अभिक्रिया को कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ट्रिक है, कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ये ट्रिक है, आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा कैसे याद करना है, लेकिन अभी आपको याद रखना है सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, उसके नीचे है सोडियम, उसके नीचे है कैल्शियम, उसके नीचे है मैग्नीशियम, उसके नीचे है एल्यूमिनियम, उसके नीचे है जिंक, फिर आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, यानी मरकरी, सिल्वर और सोना है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे, बताते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। बस आपको याद रखना है कि ये जो क्रम है आपको याद आएगा कि अभी हम आपको एग्जाम्पल तक के बताएंगे कैसे। अब विस्थापन में क्या होता है समझ लेते हैं। लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें कोई स्पीसीज, स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज में आपको सब आ जाएगा, अणु भी आएगा, परमाणु भी आएगा, आयन भी आएगा, तत्व भी आएगा, सबको एक बार स्पीसीज कह देते हैं। अणु, आयन, परमाणु, तत्व, सब एक ही बात। तो कह रहा है कि वे रासायनिक, इसमें कोई स्पीसीज, जिसमें कोई स्पीसीज अपने से कम क्रियाशील स्पीसीज को हटाकर, हटाकर या विस्थापित करके लिख सकते हैं, हटाकर या विस्थापित कर उसे अपना यौगिक बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। होता क्या विस्थापन में कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीसीज यानी अणु, आयन, परमाणु तक तो कोई भी स्पीसीज में आएगा, अपने से कम, अभी बोला हूं ना, जो अधिक क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील स्पीसीज को हटाकर या विस्थापित करके उसे अपना यौगिक बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा तो बनेगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपको बताए थे, यहां लिख दे रहे हैं एक बार। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील था और नीचे वाला सबसे कम क्रियाशील था। अब यहाँ देखो, आयरन जब क्रिया करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो बना है कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट और कॉपर। अब ध्यान से आपको देखना है कि आयरन कहाँ उपस्थित है, आयरन कहाँ है, यहाँ है। कॉपर कहाँ है, ये दोनों धातु है, कॉपर कहाँ है। अब आपको बताया धातु पहचाने का, कोई भी यौगिक लिखा जाएगा तो जो यौगिक में आगे वाली जो तत्व लिखा जाएगा, परमाणु लिखा जाएगा,
वो हमेशा धातु लिखा जाता है। ये रासायनिक यौगिक को लिखने का तरीका है। आपको जो क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि जब भी यौगिक लिखा जाता है तो जो आगे वाला परमाणु लिखा जाता है वो धातु होता है, इधर वाला अधातु होता है। तो ये धातु है। तो अब देखिए आयरन यहाँ है, कापर यहाँ है। ये बताइए कि ऊपर कौन स्थित है? आयरन। ऊपर कौन है? यहाँ आयरन है ऊपर, और नीचे क्या है? कापर है। यानी आयरन कापर से ज्यादा सक्रिय होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए जो आयरन है कापर को क्या करेगा? हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो यही यहाँ यही हुआ है कि कापर, आयरन जो है कापर के पास आ गया है। तो आयरन कापर के पास आया तो हो गया आयरन सल्फेट, और कापर को अलग कर दिया है, यानी खुद को अपना यौगिक ये बना दिया है और इस कापर को अलग कर दिया है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील। वे अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और उसे अपना यौगिक बना देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगली बात समझिए, उदाहरण देख लो। Zn प्लस H2SO4 टेंस टू ZnSO4 और H2। अब देखो जिंक कहीं है, जिंक, जिंक कहाँ है? ये रहा, ये रहा जिंक, ये है जिंक। और H कहाँ है? इसके नीचे। तो जिंक क्रियाशील अधिक होगा कि H? यानी जिंक क्रियाशील होगा। तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो जिंक जो है H को हटा दिया है। जिंक यहाँ H की जगह आ गया है, तो यहाँ हो गया ZnSO4 और H अलग हो गया है। यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। एक और देख लेते हैं। पता है लेड कहाँ दिख रहा है? ये रहा। कापर कहाँ है? ये है। अब देख कापर, लेड ऊपर है, कापर नीचे है, तो यानी कापर क्लियर है कि लेड को हटा देगा, और हटाया तो इसको यहाँ यौगिक बना लिया। यह विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि जो भी तत्व, जो भी स्पीसीज ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील वालों को हटा के खुद उसका यौगिक, उसको अपना यौगिक बना लेगा, उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जो ये विस्थापन अभिक्रिया समझ गया, वो आगे वाली अभिक्रिया आ रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसमें केवल दो बार ये काम होगा, वो भी इस बात को समझ जाएगा। तो इसलिए यह जरूरी था समझना। क्या है? कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीसीज यानी तत्व, परमाणु, आयन अपने से कम क्रियाशील वाले को विस्थापित करके उसका अपना यौगिक बना लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हमने यहाँ देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन अगर समझ में आया होगा तो द्विविस्थापन आराम से समझ में आएगा। पहले परिभाषा लिखते हैं। इसमें वे अभिक्रिया, वे रासायनिक जिसमें अभिकारी, अभिकारी मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारी परमाणु के अणुओं में दो भिन्न परमाणु अथवा आयन, या स्पीसीज कह सकते हैं, परमाणु अथवा आयन को स्पीसीज, परमाणु अथवा आयन वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणु का समूह, का समूह एक दूसरे को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं।
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ लीजिए, विस्थापन में केवल एक बार हो रहा था, यानी एक हटा रहा था। इसमें क्या होगा, वे रासायनिक वजह इसमें अभिकारी परमाणु, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी बात हो रही है कि अणुओं में दो भिन्न परमाणु अथवा आयन, यानी दो अलग अलग परमाणु या आयन या स्पीशीज कुछ भी कह सकते हैं, एक समूह, यानी दो का समूह होना चाहिए। दो हटेगा तो दो हटाएगा तो दो हटेगा भी। समूह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, Na2 SO4 प्लस BaCl2 क्या होगा, NaCl प्लस BaSO4। देखिए, यहाँ सोडियम है, वो किसके साथ यहाँ यौगिक बनाया है, Cl के साथ, यानी इसके साथ बनाया है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या है। इसमें बताइए कि सोडियम और बेरियम, बी में, बी नीचे नहीं देखा है, बी ए नीचे होगा, इसके बी ए इसके नीचे होगा, तो सोडियम सबसे ऊपर है दूसरे नंबर पर, यानी ये सोडियम इस बेरियम से क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। और क्रियाशील होने का मतलब है कि ये इसको हटाएगा, यानी ये दोनों आपस में अदला बदली करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, विस्थापित, एक दूसरे को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। यानी सोडियम बेरियम को विस्थापित करेगा, बेरियम सोडियम को विस्थापित करेगा, यानी इसमें सबसे ज्यादा संभावना है किसको विस्थापित करने की, सोडियम की। तो सोडियम बेरियम को विस्थापित किया तो Na जब Cl के साथ क्रिया किया तो बनाया NaCl, और जब बेरियम SO4 के साथ किया तो बेरियम सल्फेट बनाया है। संतुलित नहीं है तो कर लेते हैं, यहाँ दो लिख दो, तो 2Na 2Cl और BaSO4 संतुलित हो गया। तो यहाँ हुआ कि दो परमाणु आपस में एक दूसरे को क्या किया है, विस्थापित करके नए यौगिकों का निर्माण किए हैं, तो ये हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों ने विस्थापित किया है। पहले वाले में क्या होता है, केवल एक दूसरे वाले को विस्थापित कर रहा था, इसमें क्या होगा, ये दोनों समूह आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये भी इसको विस्थापित किया तो ये भी इसको विस्थापित किया है। विस्थापित करने का मतलब है कि Na जब Ba को हटाया है तो Cl के साथ अभिक्रिया किया है, यौगिक बनाया है। वैसे Ba जब Na को हटाया तो Bb तो SO4 के साथ, Ba भी तो SO4 के साथ रिएक्शन किया है, तो BaSO4 बनाया है, यानी एक दूसरे में आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, तो यह होगी द्विविस्थापन, यानी दो तत्वों की बात हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 प्लस H2S, तो बनेगा CuS प्लस H2SO4। Cu यानी कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड जब मिलकर बना तो कॉपर सल्फाइड बनाया और हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, जब कॉपर है, H को हटाया है, तो कॉपर किसके साथ गया है, यस के साथ, यानी कॉपर सल्फेट। H भी तो कॉपर को हटा के SO4 का जरूर था, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया है, तो यह हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद आते हैं, एक अभिक्रिया बच रही है, उसका नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये दोनों के साथ काम करता था, अगले चैप्टर में पढ़ना ही है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। सबसे पहले उपचयनों को पढ़ते हैं, यानी ऑक्सीकरण को। ऑक्सीकरण यानी इसका ऑक्सीजन से मतलब होगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन की कमी होगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिख दे रहे हैं।
अथवा हाइड्रोजन की कमी। एग्जाम्पल देखते हैं एक। CuO प्लस H2 क्या बना है? H2O। देखिए यहां हाइड्रोजन की कमी हुई है और यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है। इसको छोड़िए, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन केवल है और यहाँ ऑक्सीजन मिल गया है, यानी योग हुआ है, जुड़ा है कि नहीं, प्लस हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। तो हम बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। वैसे ही एक पढ़ते हैं अपचयन में। अभी एक बार समझाता हूँ क्लियर रूप से अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन की कमी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, या इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। संतुलित कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो जहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ हम कह सकते हैं अपचयन हुआ है, और यहाँ क्या हुआ है, उपचयन। इन दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। समझ लेते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनमें ऑक्सीजन का योग होगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे वो अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक उसी प्रकार अपचयन में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है। दोनों में से दोनों कंडीशन में या तो हाइड्रोजन का योग होगा या तो ऑक्सीजन की कमी होगी। इसमें ऑक्सीजन का योग हो या तो हाइड्रोजन का कमी। जैसे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिला है तो बना है जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड है, यहाँ केवल जिंक है, यानी हाइड्रोजन की क्या हुई है, कमी हुई है, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हम पढ़े हैं ना कि हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी, दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी। तो कमी हुई है तो क्या हो गया, अपचयन। और यहाँ देखिए कार्बन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हो गया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, यानी ऑक्सीजन का योग गया, यानी क्या हुआ है, उपचयन। इससे और लिख सकते हैं कि उपचयन प्लस अपचयन इन दोनों जब क्रियाएं मिलेंगी तो वो कहलाएंगी रेडॉक्स। रेडॉक्स क्रिया। अलग अलग रूप से तो क्या थी ये, उपचयन, ये भाग अपचयन का है, ये भाग उपचयन का है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स। ये हमारी पांचवी अभिक्रिया थी। अगला टॉपिक हमारा है अगला हमारा टॉपिक है उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। जो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी जहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, उस अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है तो जान लेते हैं। पहला है श्वसन।
दूसरा है दहन अभिक्रिया, सबके बारे में जानेंगे अभी। तीसरा है संक्षारण, चौथा है विकृत गंधिता। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में जो हम सांस लेते हैं, जीने के लिए तो सांस जरूरी है, जो ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो वहां जब ग्रहण करते हैं तो क्लियर है कि ऑक्सीजन का क्या होता होगा, योग होता होगा। तो इसलिए जो श्वसन है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया पर आधारित है, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। जैसे तो कहने का मतलब समान इतना ध्यान बस देना नहीं है, जैसे आएगा कि हमारे दैनिक जीवन में तो श्वसन को लिख देंगे, क्योंकि जब भी हम श्वसन करते हैं, जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का योग होता है। और जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन ऑक्सीकरण। दहन अभिक्रिया सामान्य भाषा में लिख सकते हैं इसको, वे अभिक्रिया, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगते हैं, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, कहने का मतलब कोई भी पदार्थ जो भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे, तो जो वहां अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, दहन। दहन मतलब होता है जलना। जैसे C4H10, ये है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें 4 कार्बन है, 4 पहले वाले कार्बन पे मेथ होता है, पहले वाले कार्बन का होता है मेथ, दूसरे पे एथ, तीसरे पे प्रोप, और चौथे पे होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। तो चौथे पे ब्यूट है, और इसमें सब में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लगता है, तो ये क्या हुआ, ब्यूटेन। जब ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी जला है। क्या हुआ है, जल रहा है। तो जब ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो जला है, तो पूरे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जल रहा है। इसको संतुलित कर लेते हैं। देखो जैसे 8 ठीक है, 8 दूना के 16 और 10 26, 13 दूना के 26। ठीक है, ठीक है निश्चित। सामान्य भाषा में कहा जाए कि दहन अभिक्रिया कहलाती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे तो जो अभिक्रिया होगी वो दहन अभिक्रिया होगी। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है मतलब कि किसी भी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना। संक्षारण का मतलब किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का धीरे धीरे नष्ट होना। तो कैसे होता है, जब कोई पदार्थ नमी होता है, नमी और वायु, नमी और वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया। जैसे लोहा है, जैसे लोहा आयरन को जब नमी और वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हो तो धीरे धीरे संचारित होने लगता है। तो किसके कारण उसमें क्या प्रेजेंट हो जाता है, वायु, यानी वायु उसमें जुड़ता है। वायु यानी O2, वायु का मतलब O2। जब O2 जुड़ता है तो वो वस्तु संचारित होने लगती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां कौन सी अभिक्रिया होगी,
उपचयन अभिक्रिया होगी। तो ये संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होता है कि ऑक्सीजन के कारण वसायुक्त या तेल युक्त भोज्य पदार्थ का स्वाद बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। कोई भी भोजन जब देर तक रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उनका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है। तो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के। जब उस भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उस भोज्य पदार्थ का स्वाद जो है परिवर्तित हो जाता है। तो किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण वसायुक्त या तेल युक्त भोज्य पदार्थ का स्वाद बदल जाना, स्वाद में परिवर्तन हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। लेकिन ये विकृत गंधिता होता क्यों है, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, योग हो जाता है, और जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां क्या होगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो उसे हम कहेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में एक बार और जान लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन के कारण या किसी भी चीज के कारण वसायुक्त या तेल युक्त भोज्य पदार्थ का स्वाद बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। लेकिन किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण। जब ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण होता है तो यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। श्वसन, ऑक्सीजन का योग होता है तो श्वसन। दहन अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन के कारण वो पदार्थ जल जाता है। संक्षारण, ऑक्सीजन के कारण उस पदार्थ का धीरे धीरे क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। विकृत गंधिता, ऑक्सीजन के कारण उसके स्वाद में क्या होता है, भोज्य पदार्थों के स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ये एक चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आप अच्छे से इस चैप्टर को देख सकते हैं और जो भी आपको समझ में ना आए वहां रोक कर जो भी आपको समझ में आए और या जो भी समझ में ना आए उसको फिर यहाँ से दोबारा एक बार देख सकते हैं, और जो भी लिखना चाहें आप रोक कर लिख भी सकते हैं। आपको साथ में नोट्स की तरह भी पढ़ाया गया है ताकि नोट्स आप बना सकें। थैंक यू।